brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मनमोहन सिंह ने एक कैबिनेट डिसीजन ले लिया कि ये 123 प्रॉपर्टी दे दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड को। वो तो कहिए कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, विश्व हिंदू परिषद चली गई, आलोक कुमार चले गए, नहीं तो 123 प्रॉपर्टी जो लुटियन जो इसकी 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की होगी वो आज वक्फ बोर्ड की हो जाती। जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्तियों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का, जिनके नाम ले रहे हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान मसूद हो, चाहे हमारे अब्दुल्ला साहब हों, चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे महबुल्ला साहब रामपुर के एमपी हो, चाहे सैयद नासिर कर्नाटका के हों, क्या आप क्यों गाली दे रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ मेहमान हैं जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि पूरी जेपीसी इनके नेतृत्व में हुई। पूरी जो रिपोर्ट है इन्होंने तैयार की और अब जब ये बिल लागू हो गया है, जब ये बिल बनकर नियम बन चुका है, ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में भी हैं। इनसे लोग सवाल भी पूछना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कि जो ये उम्मीद आया है यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या सचमुच जो मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, जो ईदगाह हैं, क्या उस पर असर पड़ रहा है? इसके अलावा आने वाले वक्त में क्या जो जमीनें इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास है क्या वो वापस मिलेंगी? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, सबसे बड़ी चिंता जो है आम आदमी को और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे ज्यादा जमीनें भी उत्तर प्रदेश में हैं, तो मुसलमानों को कितना चिंतित होने की जरूरत है? आप बार बार कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, कोई नहीं छुएगा, ना आपकी ईदगाहें छुई जाएंगी, ना आपके दरगाह छुए जाएंगे, लेकिन उनके भीतर ये डर तो है। देखिए, जब वक्फ का अमेंडमेंट कानून लोकसभा में चर्चा हो रहा था और 12 घंटे चर्चा हुई, फिर राज्यसभा में दूसरे दिन चर्चा हुई, तो उस चर्चा के दौरान खुद भारत के गृह मंत्री ने भी इंटरवीन किया था और जो बात हम कह रहे थे, आज वो भारत के गृह मंत्री ने सदन में पूरे देश के सामने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि जैसे सीए में लोग कहते थे पास हो जाएगा तो मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, तो मैं विपक्ष से चुनौती देना चाहता हूं कि एक बता दें कि एक नागरिकता किसी की गई हो, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर घुसपैठ कर रहे हैं तो उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। और जो हमारे देश का नहीं है, अगर वो अवैध रूप से उसका राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, या अगर वो किसी तरीके से नागरिकता भी ले लेगा, तो वो निश्चित तौर से भारत का नागरिक नहीं है, वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है और वो घुसपैठिया है, उसको बाहर करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो देश में वक्फ है, जो वाकिफ करता है वो मुस्लिम होगा, जो मुतवल्ली उसकी देखरेख करने वाला वो भी मुसलमान होगा, और वक्फ का जो फायदा है वो भी गरीब, मुसलमान, पसमानदा या पिछड़ों को मिलेगा। उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर करेगी तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका ठीक से रखरखाव हो रहा कि नहीं हो रहा है, उसका खुर्द-बुर्द तो नहीं कोई मुतवल्ली कर रहा है या कोई केयर टेकर या वक्फ से जुड़ा हुआ अहलकार, और उसकी जो इनकम हो रही है वो सीएजी के द्वारा नियुक्त ऑडिटर से होगा। आखिर आज सरकार ये संशोधन क्यों लेकर के आई? सरकार अगर ये संशोधन ले आई तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारे बिल में ही हमारा उद्देश्य है कि 2006 में जो जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था गरीब, पसमानदा, मुसलमान, एससी एसटी से भी बदतर है, और आज मुस्लिम महिलाओं में 51.9% इलिटरेसी है, हायर एजुकेशन में केवल 6.5% तक महिलाएं जा रही हैं। तो ये जस्टिस सच्चर की उस रिपोर्ट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है विमेन एम्पावरमेंट, जब वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके लिए देश की सभी महिलाएं चाहे किसी जात बिरादरी संप्रदाय से ताल्लुक रखती है उसके लिए बात। लेकिन सर, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जैसे पहले ये कहा गया कि करीब 10 लाख एकड़ वक्फी जमीन है, अब संसद में आया कि पूरी जब रिपोर्ट आई तो पता चल रहा है कि तो 40 लाख एकड़ के आसपास है। जो वक्फ बाय यूजर हटाया गया है, तो क्या ये जो 40 लाख एकड़ अगर आज कहा जा रहा है कि लगभग वक्फ में है, तो क्या वह सब एज इट इज रहेगा या उसमें जो गलत दर्ज हुए हैं या फिर जो वक्फ बाय यूजर दर्ज हैं उसको रिट्रीव किया जाएगा? इसमें जो एक सवाल पूछा, इसके साथ एक सवाल और है
कि 2013 में जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने वक्फ के कानून में एक अमेंडमेंट किया और उसमें एक सेक्शन 40 और 43 जोड़ा। सेक्शन 40 में इतना अनलिमिटेड पावर दे दिया जो भारत के संविधान के ऊपर हो गया। सेक्शन 40 में था कि वक्फ बोर्ड अगर ये समझती है कि ये जमीन वक्फ का है तो चाहे डीड हो न हो, कोई कागज रिकॉर्ड हो न हो, वो वक्फ घोषित हो जाएगा। और एक बार वक्फ घोषित हो गया तो डी नोटिफाई हो नहीं सकता। तो जो सेक्शन 40 को हमने के द्वारा अनलिमिटेड पावर कांग्रेस यूपीए ने दिया था, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्तियों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, उस सेक्शन 40 को खत्म किया। और वक्फ बाय यूजर, जो दूसरा सवाल आप कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर भी जो हमने हटाया है, उसमें स्पष्ट कर दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव नहीं। तो सर सवाल तो वही आता है ना कि आज के समय में अगर सरकार का इस संसद में दिया हुआ आंकड़ा है कि 40 लाख एकड़ के आसपास वक्फ की जमीनें हैं, तो भाई ये 1995 के बाद से ये बढ़ी हैं, जितनी बढ़ी हैं, तो क्या ये रिट्रीव होंगी या ये 40 लाख एकड़ के आसपास जो कह दिया गया वक्फ है वो रहेंगी? नहीं, देखिए अब वक्फ वही रहेगा जहां पे कोई वक्फ बाय यूजर की बात अगर आप कर रहे हैं तो हमने उसको हटाया, लेकिन फिर भी अगर कोई मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, अगर वो यूसेज में है, वहाँ पे मुस्लिम रिचुअल्स जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो वो वक्फ रहेगा। और जो कोई वक्फ घोषित कर दिया सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने, और उसके बाद उस पर गवर्नमेंट का क्लेम है, जैसे दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसको ब्रिटिशर्स ने 1911 में कंपनसेशन देके किसानों से कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने के लिए जमीन एक्वायर की थी। 1911 के बाद 1970 में आकर के दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा ये 123 प्रॉपर्टी हमारी है। 2013 में कैबिनेट करके मनमोहन सिंह ने एक कैबिनेट डिसीजन ले लिया कि ये 123 प्रॉपर्टी दे दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड को। वो तो कहिए कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, विश्व हिंदू परिषद चली गई, आलोक कुमार जी चले गए, नहीं तो 123 प्रॉपर्टी जो लुटियन जोन्स की 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की होगी, वो आज वक्फ बोर्ड की हो जाती। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी अभी जो डिस्प्यूट है, चाहे गवर्नमेंट से किसी भी राज्य में, ये नहीं कि किसकी सरकार किसकी नहीं, तो वो जब केवल इसलिए कि उसको वक्फ घोषित कर दिया है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और उस पर कोई रिचुअल भी नहीं है, तो वो निश्चित तौर से वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। भविष्य में अब वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। अब अगर कोई वक्फ करता है तो उसका डीड होगा, डीड करने के बाद उसको वामसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना होगा, तभी वो है। और आज जो भी ये डिस्प्यूट है, आखिर डिस्प्यूट किस बात का है? अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है जो आप कह रहे हैं 40 लाख से भी है, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों को मिल रहा? फायदा तो किसी गरीब मुसलमान को नहीं। मुसलमानों को तो इसी बात की चिंता है ना कि भाई हमारी इतनी जमीनें, हमारी क्लेम की हुई जमीनें हैं, ये सारी हमारी छीनेंगी। उनको तो इसी चिंता है, सड़कों पर उतर रहे हैं। मुसलमान में 85% पसमानदा है, जिसको कहते हैं गरीब, पिछड़ा, ओबीसी। आज वो 85% खुश हैं। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा था, अभी शाह मलंग का एक बड़ा डेलीगेशन मेरे पास आया था। कल मैं दिल्ली में था, दिल्ली की राजधानी गांधी प्रतिष्ठान में, वहाँ पे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच था, वहाँ पे ऑल इंडिया पसमानदा समाज के लोग थे। ये सब खुश हैं? सब खुश हैं। कल इतनी बड़ी संख्या में वहाँ थे, 1000 से ऊपर लोग थे। लेकिन प्रोटेस्ट तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है, झारखंड से लेकर के सब जगह प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रायोजित है। आखिर आपने देखा कि प्रोटेस्ट अगर एक दिन बंगाल में हुआ, आज देश के कई सड़कों पे, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, पटना अगर गए प्रोटेस्ट हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले जंतर मंतर किया, फिर जाके पटना में किया, प्रवोक किया कि आप काली पट्टी बांध करके अलविदा की जुमे की नमाज पढ़ने जाइए, फिर ईद के दिन भी कहा। कोई प्रवोक नहीं हो रहा। प्रायोजित है सब। मैं बधाई दूंगा देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, कि उन्होंने अलविदा की नमाज में कितनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोशिश की बदअमनी के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक से अपनी नमाज को ऑफर किया और शांति से इसको मनाया। ईद को भी इसी तरीके से मनाया। तो देश का आम मुसलमान तो कहीं उसको है नहीं, क्योंकि उसको मालूम सच्चाई। लखनऊ में किसी मुसलमान से बात करिए तो आप पूछिए कि आपको वक्फ से क्या फायदा, तो कहेगा हमको वक्फ से क्या फायदा। वक्फ से फायदा है तो मुतवल्ली को है। वक्फ से फायदा जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। सुनाई तो आवाज
असदुद्दीन ओवैसी की सुनाई देती है, मुहिबुल्लाह नदवी की सुनाई देती है, इमरान प्रतापगढ़ी की सुनाई दे रही है। हाँ, तो इससे मतलब है कि ये लोग वही जिनके नाम ले रहे हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान मसूद हो, चाहे हमारे अब्दुल्ला साहब हों, चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे मुहिबुल्लाह साहब रामपुर के एमपी हों, चाहे सैयद नासिर कर्नाटका के हों, क्या आप क्यों गाली दे रहे हैं? आप जानते हैं कि देश में अजमेर शरीफ के दरगाह के प्रति बहुत अकीदा है। बिहार के लोग जाते हैं, यूपी के लोग, लाखों लोग जाते हैं। उसके जो सज्जादा नसीन हैं नसरुद्दीन शाह, उनकी आवाज़ आपने नहीं सुनी? उन्होंने खुल करके जब कहा कि ये जो संशोधन हो रहा है ये हमारे दरगाहों के लिए ठीक है, हमारे मज़ारों के लिए ठीक है, हमारी रवायत के लिए ठीक है, अब इसका इनकम, इससे फ़ायदा होगा, तो इमरान मसूद कांग्रेस के एमपी ने उनको दलाल कहा, उनको गालियां दी। कांग्रेस के राहुल गांधी की चुप्पी है। क्या कांग्रेस का सांसद एक मुस्लिम धर्मगुरु को गाली दे सकते हैं? ये तो उन्होंने ऑन एयर पब्लिकली गाली दिया है, कंडम तो नहीं किया विपक्ष ने किसी ने। अभी अगर कोई भाजपा का किसी के शान में गुस्ताखी कर दे तो सड़कों पे लोग आ जाते। तो इनको सर्टिफिकेट है कि ये जिस मौलाना को चाहें, जिस धर्मगुरु को चाहें गालियां दे दें। तो आज जो कोई बात तारीफ कर रहा है कि ये अमेंडमेंट से फायदा होगा, उसको ये गालियां दे रहे हैं। इससे साफ है कि ये मुसलमान को वोट बैंक समझ रहे हैं। चाहे इमरान मसूद हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी, होड़ ये लगी हुई है कि हम ज्यादा हिमायती, कि कांग्रेस ज्यादा हिमायती, समाजवादी है। आप जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए, 2 दिन से कल भी हुआ, क्या हो रहा है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती में, उमर अब्दुल्ला में आपस में होड़ लगी हुई है कि ये मुस्लिम वोट बैंक को कौन अट्रैक्ट करे। तो इसलिए भारत की पार्लियामेंट में दोनों में 12-12 घंटे चर्चा हो गई। लेकिन सर, आप जो बात कह रहे हैं, अगर मुसलमानों के अगर 85% मुसलमान या 50% ही मुसलमान अगर खुश होता, तो कम से कम ये नेता उनकी भावनाएं तो समझते कि भाई मुसलमानों का बड़ा तबका इसके पक्ष में है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब सब इसके विपक्ष में खुल के आपने बयान नहीं सुना? आपने बयान सुने, आपने इनके स्पीचेज नहीं सुने? ये क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये बिल नहीं है, ये सरकार मुसलमानों में डिवाइड कराना चाहती है, बांटना चाहती है। आप एक तरफ पसमानदा को, ओबीसी को, बैकवर्ड को, खवातीन को, सिया सुन्नी, आगा खानी, बोरा, इनको अभी तक वक्फ बोर्ड में नहीं रखा। इस संशोधन के बाद अब वक्फ बोर्ड में जहां कभी कोई पसमानदा, कभी कोई फकीर, कभी कोई शाह मलंग, कभी कोई जमात का या इस पसमानदा नहीं हुआ है, अब उस बोर्ड में होगा। अब 2 महिलाएं मैंडेटरी बोर्ड में होंगी। आपने देखा एक ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की जो शाइस्ता हैं, उन्होंने समर्थन किया है। समर्थन करने वालों की इतनी बड़ी तादाद है। लेकिन ये जो कुछ पार्टियों के हमारे सांसद हैं, वो इसलिए अपोज कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि आज जब ईद के दिन मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ईदी दे रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो तो सबका साथ सबके विकास वाले फार्मूला पे काम कर रहे हैं कि अगर हम कोई योजना चलाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे सौभाग्य की हो, चाहे किसान सम्मान निधि, आप बता दें कि उसका फायदा केवल हिंदू को मिल रहा है, अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा, दलित को नहीं मिल रहा। लेकिन सर, अब एक सवाल ये भी है कि अब तमाम लोगों ने जो विरोध कर रहे थे सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और ऐसी चर्चा है कि 16 तारीख को इस पर पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको लगता है कि अदालत भी आपके पक्ष में ही खड़ा होगा या फिर उनको भी राहत मिलेगी? मैं कहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की बात करता हूं। न्यायपालिका के न्यायाधीश न्याय करते हैं और कोई भी निर्णय निश्चित तौर से मेरिट पे करते हैं। यही है कि आज देश में हमारी सबकी आस्था न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका में अगर आज होड़ लग गई है, मैं कह रहा हूँ एक पिटीशन अगर मान लिया रिट किया ओवैसी ने, तो क्या ज़रूरत है कि फिर इमरान मसूद करे? इमरान मसूद ने कर लिया तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी करें, वो करें तो फिर जावेद करें। मतलब होड़ लगी कि हम केवल मुसलमानों में ये दिखाने के लिए कि हम आपके बड़े हमदर्द हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल जो आपने सुप्रीम कोर्ट का पूछा, सुप्रीम कोर्ट में जितनी मुझे लॉ की जानकारी है, उस कानून की जानकारी में कोई अगर रिट में जाता है तो केवल 3 पैरामीटर हैं जिस आधार पे किसी भी कानून की समीक्षा हो सकती है, उसको स्टिक डाउन किया जाता है। पहला लीगल कॉम्पिटेंसी, कि मतलब जो कानून बना है उसकी लीगल कॉम्पिटेंसी है कि नहीं।
तो जो कानून बना वो भारत की लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा हुई। उसके पहले सरकार ने जिस तरीके से स्टेक होल्डर्स के लिए मौका दिया, तो पार्लियामेंट में लॉ बनाने की तो कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन उठाया नहीं जा सकता, तो उस कसौटी पे ये कानून 100% खरा उतरेगा। दूसरा है लॉ कॉम्पिटेंसी के बाद, लीगल कॉम्पिटेंसी के बाद दूसरा आर्बिट्रीनेस, कि किसी मनमानी ढंग से किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कानून न बनाया हो। हम कई आपको कानून के फैसले भी दे देंगे। उसमें यह है कि मनमानी करना होता तो सरकार को, जिस दिन 8 अगस्त को ये कानून लोकसभा में पेश किया था, बहुमत था, पारित करा देती, दूसरे दिन राज्यसभा में करा देती। सरकार ने खुद कहा हम इसको जेपीसी को सुपुर्द करना चाहते हैं कि देश भर के स्टेक होल्डर से, इस्लामिक स्कॉलर से, मुस्लिम से, तंजीमों से, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड से सभी राज्यों से बात कर ले। 6 महीने हमने बात की, तो इतना एक जहाज टिप जिसपे डिलिब्रेशन और डिस्कशन तो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फिर 428 पेज का हमने रिपोर्ट दिया। तो आज इसका मतलब सरकार ने बहुत सुविचारित सोच समझ करके इस कानून को लेकर के आई। तीसरा है कि कोई वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो आर्टिकल 300A का 2013 में हुआ था। आज तो ये मोदी की सरकार ने इसको संविधान सम्मत किया है, विधि सम्मत किया है, तो इसलिए इस तीनों पैरामीटर पे कहीं ये पिटीशन टिकेगा नहीं। चलिए आखिरी सवाल सर, आप इतने समय तक उसमें आपने अपना वक्त दिया, जेपीसी आपके नेतृत्व में बनी, आपका कोई एक ऐसा अनुभव रहा जो आपको लगता है कि ये जेपीसी बनाने के बाद आपको एक आत्मिक खुशी रही हो? मुझे सबसे बड़ा संतोष है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कानून बनाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार कोई भी लेजिस्लेशन लेकर के आती है, सदनों में चर्चा होती है, उसकी वोटिंग होती है, लेकिन इस कानून को सरकार ने सीधे पास करने के बजाय उन्होंने जेपीसी के लिए सुपुर्द किया। और जेपीसी में हमने जो 6 महीने मेहनत किया, सरकार ने 44 अमेंडमेंट किया था, लेकिन हमने उसमें 14 अमेंडमेंट्स किया। ये पहली जेपीसी होगी आज़ादी के बाद, जेपीसी बहुत बनी, लेकिन इस जेपीसी में जितनी हमने रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट दिया था, सरकार ने 100% स्वीकार किया है। ये जेपीसी के लिए इससे बड़ा संतोष, इससे बड़ी प्रसन्नता, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और जेपीसी के मेंबर्स के लिए नहीं हो सकती कि अगर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार स्पीकर से आग्रह करे और इतनी अच्छी मेहनत हो, इतनी एक्सरसाइज हो, इतनी हमने स्टेक होल्डर से बात किया कि उसके आधार पे जो हमने रिपोर्ट दिया, उसकी रिकमेंडेशन अमेंडमेंट सरकार ने। तो आप इतना अश्योर करते हैं कि कोई मस्जिद, कोई खानका, कोई दरगाह, किसी पर आंच नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आंच आएगी। सरकार ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं, और ये विपक्ष गुमराह कर रहा है देश को, चाहे ये एमपी या ये, आखिर बता तो दे कि कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ जिससे कोई मस्जिद या खानका पे आंच आ जाएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जगदम्बिका जी। तो हमारे साथ थे सांसद और जिनके नेतृत्व में पूरी जेपीसी बनी और आज ये बिल एक तरीके से कानून बन चुका है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। यूपी तक में आज इतना ही, फिर कल किसी नए शख्स से मुलाकात होगी, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।